हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। हम सब लोगों को पता है इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड महामारी के वजह से पढ़ाई लिखाई का जो काम कॉलेज में होते थे वो बंद है। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसका ख्याल रखते हुए कॉलेज प्रशासन और डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई। हम सब लोग जानते हैं बीए पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ना है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और पेपर 2 में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये 2 पेपर पढ़ने हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सज्जाद अहमद आपको सेकंड पेपर तुलनात्मक सरकार और राजनीति के बारे में जानकारी देंगे। तो हम आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सीधे तौर पर बता दें कि इस सेकंड पेपर में पढ़ना क्या है। तुलनात्मक सरकार और राजनीति में 4 देशों के संदर्भ में अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और रूस के संविधान के संदर्भ में पढ़ना है। इस पूरे ये में क्या है कि तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है और तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन की पहुंच, अप्रोच या उपागम के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा सरकारी बनावट में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका संगठन कैसे होता है, उसके कार्य और अधिकार कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय प्रणाली के बारे में जानेंगे और इन 4 देशों के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में दलीय व्यवस्था, वहाँ की जो राजनीतिक दल होंगे उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना काम किस तरह से करता है और कितनी तरह के राजनीतिक दल हैं। और उसके अलावा प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह और हित समूह के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जिम्मा जो है वो स्विट्जरलैंड और रूस की संविधान के बारे में पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो आज हम लोग इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करके सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है, स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका का संगठन, कार्य और अधिकार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज जान लीजिए, दुनिया में जहां कहीं भी कार्यपालिका है वो एक तय नेतृत्व यानी कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के साथ में वो काम करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो कोई तय नेतृत्व में ना हो करके बल्कि एक 7 सदस्यों वाली परिषद के रूप में वो काम करती है। हम लोग उसका स्ट्रक्चर, उसके पावर फंक्शन के बारे में जब जानेंगे तो उसके बारे में हमको समझ में आएगा कि ये 7 सदस्यों वाली परिषद किस तरह से अपना काम करती है। तो हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका का संगठन, कार्य और अधिकार के बारे में। विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, यानी कि 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री और दूसरा अध्यक्षीय यानी कि प्रेसिडेंशियल।
अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो प्रणाली है, संसदीय और अध्यक्षीय, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में अटूट संबंध होता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अपने कामों के प्रति वो व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होती है। और आ सवाल अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करती है, एक दूसरे का उससे के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो हम लोग बात किया कि दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, अध्यक्षीय और संसदीय। लेकिन स्वीस शासन पद्धति ना तो संसदीय है और ना ही अध्यक्षीय है। इसकी कार्यपालिका में दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण किया गया, यानी कि दोनों जो प्रणाली है संसदीय और अध्यक्षीय, उनकी जो खासियत है उसका सम्मिश्रण किया गया है। 1998 ईस्वी तक जो संविधान लागू था, उस संविधान में इस संस्था यानी कि कार्यपालिका को नाम दिया गया था संघीय परिषद यानी कि फेडरल काउंसिल। 18 अप्रैल 1999 से लागू किए गए वर्तमान संविधान में इस संस्था का नाम रखा गया है संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट। पुराने संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका का दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थी, जिसमें पहला है बहुल कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका एक व्यक्ति का ना होकर 7 सदस्यों वाली और एक से अधिक लोगों का परिषद, और दूसरा संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का समन्वय को भी नए संविधान में भी बनाए रखा गया है। जबकि पुराने कार्यपालिका से नया कार्यपालिका कुछ भिन्न है, यानी कि थोड़ा अलग है, लेकिन संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्वीस संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अपने आप में एक वर्ग है यानी कि क्लास है। इसके संगठन और शक्तियों का ही नहीं बल्कि विधानमंडल के साथ इसका जो संबंध है उसका भी कोई जोड़ नहीं मिलता, यानी कि इसका जो संबंध है, इसकी शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ जो संबंध है कार्यपालिका का, वो दुनिया के किसी अन्य संविधानों में नहीं मिलता। आम धारणा यह है कि एक तय नेतृत्व के अंदर ही कार्यपालिका शासन संचालन का काम सही ढंग से कर सकती है, लेकिन स्वीस कार्यपालिका बहुल है और समान धारणा के उलट इसके द्वारा सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि एक तय नेतृत्व के जरिए ही कार्यपालिका अपने कामों को सही ढंग से कर सकती है, लेकिन ये इसके उलट है। ये अपना काम, जो कि बहुल कार्यपालिका है, लेकिन फिर भी अपना काम को वो सही ढंग से करते जा रही है या आज तक कर रही है। स्वीस कार्यपालिका के इन लक्षणों के आधार पर ही प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि यह
विश्व की वैधानिक पद्धतियों में, यानी कि जो संवैधानिक पद्धति है, जो कानून से चलने वाली जो सिस्टम है, में सर्वाधिक अनुपम है, यानी कि एकदम से अलग है। ब्राइस के मतानुसार यह एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन करना अन्य सभी संस्थाओं से महत्वपूर्ण है। यानी कि ब्राइस ये मानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन अन्य संस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं संघीय सरकार का संगठन के बारे में। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्वीस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है और अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन यानी कि चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाएगा। यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसको संघीय संसद कहते हैं, उसके दोनों सदनों पे संयुक्त बैठक में किया जाएगा। जहां तक योग्यता का सवाल है, संविधान ने यह तय किया है कि कोई स्वीस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने योग्य है, यानी प्रतिनिधि सभा वहां के निम्न सदन को कहते हैं, योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड के प्रमुख कैंटन वहां के राज्यों को कहते हैं, बर्न, ज्यूरिच, बाउग का संघीय सरकार में हमेशा प्रतिनिधित्व रहता है। ऐसे संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषा भाषी तथा 1 इटालियन भाषा भाषी होते हैं। यानी कि 7 जो सदस्य होते हैं उनमें से 4 जर्मन भाषा जानने वाले, 2 फ्रेंच भाषा जानने वाले और 1 इटालियन भाषा जानने वाला लोग होते हैं। इसके अलावा संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ये अपने आप में अजूबा है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया के तमाम देशों में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका ही प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन यहाँ तमाम तरह के राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। आमतौर पर संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद से ही निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद से त्याग पत्र दे देते हैं। यानी कि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन जब उनका चुनाव हो जाता है तो वो संघीय संसद से अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो ये था संघीय सरकार का संगठन की किस तरह से वो उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। तो फिर बाकी चीजें हम फिर अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।